आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक और फाइटिंग से भरपूर एनिमे, बिल्कुल बाकी की तरह। तो यार तुम लोग बाकी में रेड्सू से तो वाकिफ ही होगे, और अगर तुम लोग उससे वाकिफ हो तो तुम लोग उसकी डेडिकेशन और हार्ड वर्क से भी वाकिफ ही होगे कि कैसे बॉक्सिंग रिंग में होने के बावजूद भी उसने अपना कायो टाइटल नहीं खोया। खैर यार, इस वीडियो में हमारा काम बॉक्सिंग से है। तुम लोगों को मालूम पड़ेगा कि एक सिंपल बॉक्सर खिलाने के लिए तुम लोगों को पसीने की जगह खून को बहाना पड़ता है। वो हार्ड वर्क, वो भड़कते हुए शोले, वो जुनून, वो जज्बा। और इसमें हमारे मेन कैरेक्टर की पर्सनैलिटी बिल्कुल रेड्सू की तरह है। इस वजह से मैंने बाकी के रेड्सू का जिक्र किया इस वीडियो में। इसमें तुम लोग देखने को जा रहे हो कि कैसे एक शख्स को गरीबी की वजह से बुली किया जाता है और कैसे वो अपने आप को बदलता है एक बॉक्सिंग चैंपियन में। हाँ यार, जैसे कि रेड्सू अपना नाम बॉक्सिंग में बना रहा है, इसी तरह हमारा मेन कैरेक्टर इस सीरीज में भी अपना नाम बनाएगा। और इसमें तुम लोग बिल्कुल नारुतो की तरह मोटिवेशन देखने को भी जा रहे हो। और यार मैं गारंटी देता हूँ, सिर्फ इसकी एपिसोड 1 देखने के बाद बिल्कुल मेरी तरह आप इस सीरीज के दीवाने बन जाएंगे। तो चलो यार शुरू करते हैं। और हमारी एपिसोड की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर ईपो मानुकोची से होती है। ईपो और उसकी मदर फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं होते। इसी वजह से ईपो अपने मदर का फिशिंग बोट के बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा हाथ बटाने की कोशिश करता है कि उसकी उम्र के लड़के स्कूल से फारिग हो जाने के बाद मूवीज वगैरह या किसी स्पोर्ट वगैरह में शामिल होते हैं। पर ईपो फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से किसी भी स्पोर्ट्स वगैरह या इन चीजों में शामिल नहीं होता। इवन के उसने स्कूल में क्लब वगैरह भी ज्वाइन नहीं किए होते ताकि वो गर्ल जल्दी जा सके। इवन के उसके स्कूल में आइकाजावा नाम की लड़की और कुछ दोस्त उससे पूछते भी हैं कि तुम हमारे साथ मूवी देखने जाओगे। ईपो यहाँ पे उन्हें मना कर डालता है। यहाँ तक तो ईपो को लोग स्कूल में बुली भी करते हैं उसके गरीब होने की वजह से, और जो बच्चे कुछ पैसे होते हैं उल्टा वो भी उससे ले लेते हैं। ये एक रोज ईपो जब घर लौट के जा रहा होता है, उसके अपर क्लास मैन कभी वहाँ से गुजर होता है। वो लोग उसका गरीबी का मजाक उड़ाने लगते हैं और वो लोग उससे कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली बिजनेस की वजह से तुमसे मछलियों की बदबू आती है, तुम्हारे फिशिंग बोट के बिजनेस की वजह से तुमसे हर वक्त मछलियों की स्मेल आती रहती है। उसका मजाक उड़ाते हुए उससे मार रहे होते हैं। तुम लोग ये कह सकते हो कि अगर इन जाहिलों से कोई गलती भी होती है तो उस बात का गुस्सा हमारे बेचारे ईपो पे निकालते हैं। वो आज उसे जानवरों की तरह मारे होते हैं। ईपो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है। इससे मार खाने के बाद ईपो को रियलाइज होता है कि मैं वीक हूँ, इस वजह से ये लोग मुझसे फायदा उठाते हैं मेरे कमजोर होने का। उसे बहुत बुरे तरीके से मारने के बाद वो गुंडे कहने लगते हैं, सोचो अगर तुमसे इतनी बदबू आती है तो तुम्हारी माँ से कितनी आती होगी, वो तो गोबर की ढेर होगी, वो तो कुतिया होगी। ये सब सुनने के बाद ईपो उसे गुस्से की निगाहों से घूरने लगता है, पर बदकिस्मती से वो इससे ज्यादा कुछ न कर पाता। और यार ये सीन देख के तो मुझे लुकिज्म की याद आ गई है, क्योंकि लुकिज्म के मेन कैरेक्टर के साथ ही साथ उसकी मदर को भी बुली किया जाता था। खैर यार, उसकी निगाह में गुस्सा देख के वो गुंडे कहने लगते हैं, क्या इतना ही दम है, दिखाओ मुझे। इसी तरह वो उसे मारते मारते उड़ा के ही फेंकते हैं। अचानक से अब देखते देखते वहां पे एक और अनजान शख्स भी आता है। गुंडों को देख के कहने लगता है, ये लोग कितने ज्यादा वीक है, बच्चे तुम इनसे आखिर इतनी मार क्यों खा रहे हो। कहते हुए वो ईपो को दीवार के सहारे पे छोड़ देता है। अब चूंकि उस अनजान शख्स ने इन गुंडों को वीक कहा होता है, उनसे अपनी बेइज्जती ये बर्दाश्त नहीं होती। गुस्से के मारे वो सारे के सारे गुंडे एक साथ ही उस अनजान शख्स पे टूट पड़ते हैं। वो अनजान शख्स एक साथ ही तीनों के हमलों को काफी इजीली डॉज कर लेता है। ये देख के ईपो का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। पर ये तो सब शुरुआत है। कुछ ही देर में उन गुंडों को रियलाइज होता है कि हाँ यार, इसने ना कि सिर्फ हमें डॉज किया, बल्कि इसके साथ ही साथ हमारे सारे के सारे बटन भी सिर्फ एक ही लम्हे में तोड़ डाले, वो भी हमारे नाक के नीचे। हमें खबर तक नहीं होने दी, जब हमारी शर्ट्स खुली तभी हमें मालूम पड़ा। सब कुछ जानने के बाद उन गुंडों में हिम्मत ना होती कि वो उसकी तरफ एक कदम भी जमाते, बल्कि इसके बजाय वो उल्टे कदम यहाँ से निकल लेते हैं। वो इस पर कहने लगता है, वाह आप तो गजब के निकले। ये सब कहने के बाद वो अपने होश को खो बैठता है। इसी में तेज आवाज की वजह से ईपो को होश आती है एक अनजान जगह में। फिर उठ के जब वो इधर उधर देखता है तो वो इसे एक बॉक्सिंग जिम पाता है। वो यहाँ पे एक एक को कायो रेड्सू की तरह काफी ज्यादा डेडिकेटेड पाता है। थोड़ी देर में वो अनजान शख्स जिसने ईपो की जान बचाई होती है, वो ईपो के पास आके कहने लगता है, तो तुम्हें होश आई गई। देखो बच्चे, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पे लाया हूँ क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एड की सारी सप्लाईज मौजूद है। ईपो अपना सर झुका के उसका शुक्रिया अदा करने लगता है, मगर वह अनजान शख्स उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है और वो उसे बताता है कि मुझे उन लोगों से नफरत है जो कि कमजोरों को बुली करते हैं, पर उनसे भी कई गुना ज्यादा बढ़ के मुझे वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा चलाते हैं, कि उन जैसे गुंडों को खुद पे बाड़ी पड़ने देते हैं और अपने आप को बुली करने देते हैं। बद से बदतर अपना दिफा करने की कोशिश तक नहीं करते। वो समझ जाता है यहाँ पे उसका मतलब है कि उन्होंने उसकी माँ का मजाक भी उड़ाया था और ईपो ने कुछ नहीं किया। तब कहीं जाके ईपो को भी रियलाइज होता है कि वो कितना बुज़दिल है। उन्होंने उसकी
माँ के बारे में क्या से क्या कह दिया और उसने अपनी गरीब माँ के लिए लड़ा तक नहीं। ईपो अपनी नजरें झुका के वहाँ से रोता रोता जाने लगता है। वहाँ जहाँ शख्स उसके दर्द को समझ पाता है, इस वजह से वो उसे चेयर अप करने के लिए उसके गुंडे की शक्ल बना के पंचिंग बैग पे टांग डालता है। वो ईपो को बताता है कि अपना गुस्सा इस पे उतार सकते हो तुम। ईपो वैसा ही करता है जैसे कि वो कहता है और अपना फर्स्ट पंच थ्रो करता है। वो इतना ज्यादा लेम होता है कि वहाँ जहाँ शख्स उसके अंडे ही फोड़ डालता है। वही अनजान शख्स उसे समझाने लगता है, भाई थोड़ी सी तो हिम्मत करके देखो। ये सब सुनने के बाद ईपो यहाँ पे एक डिसेंट पंच मार ही देता है। फिर वो उसे प्रेस करते हुए कहने लगता है, दिखने से तो लग रहा है उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। ये दर्द तो कुछ भी नहीं है जो कि उसने तुम्हें दिया है, उसका मुंह तोड़ डालो। और वो उसे बताता है कि पहले तुम अपना एक कदम आगे लो और वहीं पे अपनी हिप को लॉक कर दो। बस इनवर्ट की दिशा में अपने सोल्जर को ट्विस्ट करने की कोशिश करो। यार यहाँ पे ईपो बस उसकी सिंपल एडवाइस पे काम करते हुए जू पंच थ्रो करता है। यार वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो कागज को टुकड़ों में कर डालता है। बनके पंचिंग बैग पे भी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। ताकि उसका ये सिंपल पंच देख के जिम में सारे लोग लगभग चौंक जाते हैं। चाहे जरूर उस अनजान शख्स ने जो उसे टेक्निक बताई थी वो काफी अच्छी होती है एक स्ट्रॉन्ग पंच को डिलीवर करने में। जो पंच ईपो ने बिना ट्रेनिंग के थ्रो किया होता है वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव होता है। हाँ, अब एक अनट्रेन बॉडी के साथ क्या ही होना था, जारी सी बात है उसका हाथ जख्मी होगा। सेंपाई तो उसे अपने साथ फर्स्ट एड रूम में ले जाता है कि बाकी जिम के मेंबर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। हे, तुमने वो पंच देखा? यकीन नहीं आता, ये शख्स टिपिकल हार्ड पंचर है। ऐसे होने के लिए तो बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है और ये तो अपने बुलीस वगैरह से पिट के आता है। हनी उसी अनजान सेंपाई पे जाती है। पट्टी लगाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के जिस्म वगैरह पे हाथ फेरने लगता है। बॉय खैर यार, सेंपाई उसे बताता है कि तुम्हारी तो अच्छी खासी मसल्स है। शायद से कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से तुम उन बुलीज वगैरह का सामना नहीं करते, वरना स्ट्रॉन्ग तो तुम अच्छे खासे हो ना। फिर जब तुम उनसे अगली बार मिलो उनका मुंह तोड़ डालो। पर चूंकि वो ईपो के दिल में काफी टाइम से अपना डर बिठा रहे होते हैं तो ईपो में हिम्मत नहीं होती कि वो उनके खिलाफ खड़ा हो। तो सेंपाई उसे समझाता भी है, अगर तुम इनके खिलाफ कुछ नहीं करोगे तो इसी तरह सब कुछ चलता रहेगा हमेशा के लिए। क्या तुम ऐसा चाहते हो? ईपो इनकार करते हुए कहने लगता है, नहीं मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। सेंपाई अब रनिंग के लिए जाने ही लगता है कि जाते जाते उसे वर्ल्ड टाइटल की ओ की कलेक्शन देता है और वो उसे कहता है कि तुम इन टेप्स को वॉच करो, तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। ईपो घर लौटाने के बाद अपनी मदर की वापस बिजनेस में हेल्प करने लगता है और चूंकि वो इतना ज्यादा बारी बारी वेट उठाता होता है इस वजह से उसकी मसल्स पावर काफी ज्यादा अच्छी है। ईपो की मदर हमेशा से नोटिस करती होती है कि उसका बेटा उसके बिजनेस के लिए काफी ज्यादा मेहनत करता है, उल्टा जबकि उसके उम्र वाले अपनी स्कूल एक्टिविटीज में काफी ज्यादा बिजी होते हैं। की मदर इसी बात पर उसे समझाती भी है कि तुम बिजनेस वगैरह मुझ पे छोड़ सकते हो। हालांकि ईपो जानता होता है कि उसकी मदर अकेली है जिस वजह से वो ऐसा नहीं करता। अलबत्ता ईपो अपने मन में सोच रहा है, माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए मदर, उन्होंने आपकी मेरे सामने कितनी बेइज्जती की और मैं चुप खड़ा रहा, मेरा मतलब बैठा रहा। अगर मैं सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता। खैर यार, अपने फारक टाइम में ईपो उन टेप्स वगैरह को देखने लगता है और यार यकीन करो वो बॉक्सिंग के KO टाइटल्स को काफी ज्यादा एक्सट्रीम पाता है। के साथ ही साथ वो बॉक्सर्स के जुनून और जज्बा को देख के तंग रह जाता है। के बाद ईपो काफी ज्यादा सैड भी होने लगता है कि वो लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और देखो मुझे, आज मैं अपने मदर के ऑनर को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। सोचता हूँ आखिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना आखिर ये महसूस कैसे होता होगा। अगले दिन के सीन में हम देख पाते हैं ईपो जब स्कूल जा रहा होता है तो वो रास्ते में जाते जाते बॉक्सिंग की मैगजीन भी उठा लेता है। फिर कार स्कूल पहुंच जाने के बाद जब वो इन मैगजीन वगैरह को देख रहा होता है तो उसे यहाँ तक उसी मैगजीन में अपने सेंपाई के बारे में भी एक आर्टिकल मिलता है, मतलब कि वही सेंपाई बॉक्सर है जिसने उनको उन बुलीज वगैरह से बचाया होता है। अब के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ईपो बस बॉक्सिंग के बारे में ही हर वक्त सोचता रहता है कि बॉक्सर्स आखिर कितने ज्यादा इंप्रेसिव और ऑसम होते हैं। वो रियलाइज करता है कि जो दिन गुजरते जा रहे हैं उसका बॉक्सिंग के लिए जज्बा मजीद बढ़ता चला जा रहा है। मेरे भाई लोगों, बॉक्सिंग के बारे में सोचते सोचते कुछ दिन गुजर गए होते हैं और ठीक खूब सुबह सवेरे सेंपाई को उसकी मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हुए देखते हैं। यहीं पे इतनी सुबह सवेरे उसकी मुलाकात होती है किसी और से नहीं बल्कि ईपो से। वो उसे बताता है कि जो कलेक्शन आपने मुझे दी थी मैं उसे बार बार देखता गया और यहाँ तक उससे प्यार कर बैठा, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताकामोरा। तो हाँ यार, सेंपाई अपना नाम सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहने लगता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ईपो उसे अपनी मैगजीन दिखाते हुए कहने लगता है आप एक प्रोफेशनल बॉक्सर हो, अगर किसी को आपका नाम पता भी हो तो उसमें इतनी हैरानगी की ही क्या बात है। आप रुकीज में सबसे हाईएस्ट रैंक को होल्ड करते हैं, मतलब कि इन्हें भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ अपने बॉक्सिंग करियर में, लेकिन इतने कम समय में वो काफी ज्यादा महारत हासिल कर चुके हैं। ईपो उससे पूछने लगता है आपको क्या लगता है क्या मैं बॉक्सिंग कर पाऊंगा? मैं भी बॉक्सिंग सीखना चाहूंगा। ताकुमुरा सेंपाई
एक मुस्कुराहट के साथ कहने लगता है, बॉक्सिंग तुम जैसे कमजोरों के लिए नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें कोई वर्कआउट बता दूंगा। अगर ईपो इनकार करते हुए कहने लगता है, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं आपकी तरह प्रोफेशनल में खेलना चाहता हूँ। पर यह सब सुनने के बाद ताकुमुरा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। समझने लगता है कि ईपो बॉक्सिंग को काफी हल्के में ले रहा है, कि हर कोई बॉक्सिंग सीख सकता है। ताकुमुरा सेंपाई ईपो को यही समझाने लगता है कि एक बॉक्सर जिसको तुम रिंग में देखते हो वो इतनी आसानी से यहाँ पे पहुंचता नहीं है। के लिए वो पसीने के बजाय खून बहाता है। वो भी उसे साफ साफ अल्फाजों में बताता है कि मैं इससे हल्का नहीं ले रहा और इसके लिए मैं भी सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा आपसे वादा है। इसके बारे में काफी ज्यादा सोचा और मैं काफी ज्यादा डिटर्मिनेंट हूँ। खुद को एक नए शख्स में बदलते हुए देखना चाहूंगा। ये सब कहते कहते उसके आंखों में आंसू बढ़ाते हैं। उन्हें बताता है, मैं ये इसलिए नहीं कर रहा ताकि मैं अपने बुलीज वगैरह से बदला ले पाऊं, मुझे तो बस कमजोर रहना पसंद नहीं है। सब सुनने के बाद ताकुमुरा उसे एक पेड़ के पास ले जाता है और उसे बताता है कि अगर तुम वाकई में मेरी तरह बनना चाहते हो तो तुम्हारा पहला कदम इस ट्री से शुरू होता है। कहते हुए वो पेड़ को लात मारता है और उसमें से जो पत्ते टूट के नीचे गिरने लगता है। अपने दोनों हाथों से पंचिंग स्पीड पे रिलाई करते हुए 10 लीफ को कैप्चर करता है। ये सब दिखाते हुए वो ईपो को 1 हफ्ते का टाइम देता है और वो उससे बताता है कि अगर 1 हफ्ते में तुमने ये करना सीख लिया तो तभी मैं तुम्हें आगे सिखाऊंगा, क्योंकि 1 हफ्ते में एटलीस्ट मैंने तो ऐसा कर लिया था। ये सब देखने के बाद ईपो वहीं पे शौक कराया जाता है कि 1 हफ्ते में वो भी इसने इतनी खतरनाक किस्म की टेक्निक को मास्टर कर लिया था। ताकुमुरा से यही कहता है, अगर तुम इसमें कामयाब होगे ये प्रूफ करेगा कि तुम कितने ज्यादा सीरियस थे बॉक्सिंग को लेके। के चले जाने के बाद ईपो अपनी फर्स्ट ट्राई करता है। वो अपने फर्स्ट ट्राई में एक पत्ते को तो पकड़ लेता है, पर अपने उसी हाथ से जब वो दूसरे पत्ते को पकड़ने की कोशिश करता है तो उससे पहला पत्ता भी गिर जाता है। वो काफी कोशिश करता है पर वो दूसरे लीफ को पकड़ नहीं पाता। उसे रियलाइज होता है कि आखिर कितना ज्यादा मुश्किल है। में ही ईपो के स्कूल का टाइम हो जाता है। देख पाते हैं ईपो स्कूल में भी काफी ज्यादा डिटर्मिनेंट होता है कि वो कैसे 2 लीफ को कैप्चर करे एक साथ। अब तक वो अपनी प्रैक्टिस स्कूल इंस्ट्रूमेंट से भी करने लगता है। उल्टा वो अपने पूरे के पूरे ज्योमेट्री बॉक्स को गिरा के पूरी क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर डालता है। खैर अब रात हो जाती है और वो रात में भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ से उसके सख्त बड़े दिन शुरू होते हैं। अपने फारग टाइम में ट्रेनिंग वगैरह करता होता है और फिर बाद में फारग हो जाने के बाद बिजनेस के वक्त में अपनी मदर की भी मदद करता होता है। यहाँ पे उसकी मदर नोटिस करती है कि वो जो ही काम से फारग होता है तो वो किसी और चीज के लिए निकल पड़ता है और इसके लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होता है। तब तक वो गुंडे भी नोटिस करते हैं कि ईपो किसी काम के लिए जल्दी में होता है आजकल। बस अपनी ट्रेनिंग को लेके काफी ज्यादा सीरियस होता है। इतनी ट्रेनिंग करने के बावजूद भी वो सब 2 लीफ को एक साथ पकड़ने में ही कामयाब होता है। देख के वो काफी ज्यादा खुश भी होता है कि चलो एटलीस्ट 2 लीफ तो उसने एक साथ कैप्चर किया। चीज उसे इतनी ज्यादा खुशी देती है कि वो ट्रेनिंग को लेके और भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। वो एक दिन घर लौटता है तो तब कहीं जाके उसे रियलाइज होता है कि हाँ यार तो वो घर लेट पहुंचा है। उसने अपनी मदर की बिजनेस में मदद नहीं की। उसकी मदर काम पे निकल चुकी है। पास में उसकी मदर ने उसके लिए खाना बना के रखा होता है और उसके साथ एक लेटर भी। लेटर में उसकी मॉम ने लिखा होता है, मुझे पता है तुम किसी चीज को लेके काफी ज्यादा डेडिकेट हो। ये जान के मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई है। तुम बिजनेस की फिक्र मत करो, वो मैं संभाल लूंगी। और ये देख के ईपो को और भी दुख होने लगता है कि ट्रेनिंग अपनी जगह और मदर तो अपनी जगह। नहीं करते करते ईपो को मालूम पड़ता है कि वो अपने एक ही हाथ से 6 लीफ को कैप्चर कर सकता है। इसका मतलब बस उसे 4 और कैप्चर करने हैं और वो 10 सक्सेसफुली कैप्चर कर पाएगा। अब उसके पास ज्यादा वक्त भी नहीं बचा। उसके पास आज बस आखिरी रात है। बस देखते देखते एक ही झलक में वो रात भी उसे छीन ली जाती है। ईपो ने कल रात से ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किया होता। ईपो ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होती है और आखिरकार वो सोचने लगता है कि मेरे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। आज वो दिन है और मैं वो करने में नाकाम हो गया जो कि मुझे सेंपाई ताकुमा ने कहा था। वो थोड़ी सी और हिम्मत करने लगता है और कहता है अभी भी मेरे पास कुछ घंटे तो होंगे ही, यहाँ पे ऐसे हार नहीं मान सकता। ईपो ताकुमुरा के बारे में सोचने लगता है और थोड़ा सा दिमाग लड़ाने के बाद तब कहीं जाके उसे समझ में आती है कि हाँ यार जब अपने पंचेस के कारण लीफ को कैप्चर करने की कोशिश करता था तो बजिंग की साउंड आती थी। का पंच भी थोड़ा अलग किस्म का लगता है, काफी ज्यादा स्मूथ और काफी ज्यादा स्पीड में होता है। सोचने लगता है कि ताकुमा ने आखिर इतने सख्त पंच को इतने इजीली कैसे मारा। क्योंकि उसने ये सवाल किया होता है तब कहीं जाके उसे ये भी मालूम पड़ता है कि उस सवाल में ही उसका जवाब छुपा है। एक सख्त पंच को आसानी से करना, अब आसानी के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड होती है। रियलाइज करता है कि ताकुमुरा का पंच शुरू में सख्त नहीं होता, बल्कि तो उसने अपने हैंड को काफी ज्यादा इजी और सॉफ्ट किया होता है। उसके पंच की एक अच्छी शुरुआत होती है और जब वो थ्रो करने लगता है तो उसे एन वक्त पे सख्त कर डालता है। और बस ऐसी स्पीड हो तो तुम्हें जैसी लीफ महसूस हो तो हाथ को खोल के बंद कर डालो। अब चूंकि ईपो बिना
बिना टेक्निक के 5 से 6 लीफ को कैप्चर कर सकता होता है। टेक्निक पे रिलाई करते हुए ईपो जब एक बार कोशिश करता है तो यहीं पे सीन कट हो जाता है। इसी में ताकीमुरा अपनी मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते करते जब यहाँ से गुजरने लगता है वो अपने सामने ईपो को पाता है और वो तो भूल ही चुका होता है क्योंकि उसने सोचा नहीं होता कि ईपो अभी तक लगातार ट्रेनिंग करता रहेगा। वो ताकीमुरा से रिक्वेस्ट करता है कि एक बार मुझे जरूर देखे, मैं काफी ज्यादा थका हुआ कि काफी टफ ट्रेनिंग किया तो मैं एक ही बार इस टेक्निक को परफॉर्म कर पाऊंगा। बस इसी तरह ईपो से ये परफॉर्म करके दिखाने लगता है जहाँ पे ताकीमुरा नोटिस करता है ईपो शुरुआत लेने से पहले अपने सख्त हाथ को नरम कर डालता है। ठीक इसी की तरह एक ग्रेटर एक्यूरेसी से अपनी शुरुआत लेता है। बस इसी तरह नजर चपकने की देर होती है कि ईपो एक ही हाथ से 10 के 10 लीफ को कैप्चर कर डालता है। ताकीमुरा हैरान तो होता ही है कि इसके साथ ही साथ फट भी जाती है उसकी। अब फट तो इसलिए जाती है कि उसने ताकीमुरा से कहा होता है कि तुमने ये दोनों हाथों से परफॉर्म करना है, लेकिन उल्टा ताकीमुरा ने एक ही हाथ से 10 लीफ को कैप्चर कर लिया होता है जो कि बिना एक्सपीरियंस वाले फाइटर हरगिज नहीं कर सकते। और वो अपने मन में सोचने लगता है कि वाकई में इसके गजब किस्म के जैग्स है और इवन के फ्यूचर में भी शायद वो गजब किस्म का बॉक्सर खिलाए। तो उसी सी में हमें बताया जाता है ताकीमुरा ने ईपो को दोबारा से 1 महीने का वक्त दिया। इसमें वो उसे बताता है कि जितना हो सके अपने एप्स पे काम करो। कहानी कामोगावा बॉक्सिंग जिम पे जाती है और उस जिम का चीफ जब बॉक्सिंग मैच देख रहा होता है वो ये देख के कहने लगता है इस जिम को खोले हुए 20 साल हो रहे और 20 सालों में हमारे पास अब 2 ही जापान के चैंपियन थे और एक एशियन का चैंपियन था और उनमें से भी किसी एक ने भी वर्ल्ड टाइटल को चैलेंज करने की हिम्मत तक नहीं की। अब हमारे पास ताकीमुरा है जो कि अपना नाम काफी अच्छे तरीके से बना रहा है और अगर सच कहूँ तो वो हमारे सारे पिछले मेंबर से ज्यादा बढ़ के है। ऊपर से उसके पास खास किस्म का टैलेंट भी है। प्रूव करता है कि ताकीमुरा इनके जिम में बॉक्सिंग वगैरह की प्रैक्टिस करता है। ताकीमुरा की बात चल रही होती है एक तरफ के दूसरे सी में हम देख पाते हैं ताकीमुरा जिम में एंटर कर जाता है ईपो के समेत। देख पाते हैं ईपो को 1 महीना गुजर भी गया होता है उसके एप्स पे काम करते करते। चीफ की नजर ईपो पर पड़ती है तो मैनेजर बताने लगता है वो नया बंदा है जो कि ताकीमुरा ने कहा था कि वो उसे यहाँ पे लाएगा। उसकी शक्ल देख के ताकीमुरा को एक अकेले कमरे में ला के बोलने लगता है मैंने तो समझा था कि तुम जैसा चैंप हमारे लिए एक अच्छा टैलेंट ढूंढ के लाएगा, तुम उल्टा मेरे लिए क्या ले आए। देखो तो सही उसमें तो कोई फाइटिंग स्पिरिट तक नहीं दिख रहा। तो इसी बात पे उल्टा ताकीमुरा कहता है मुझे भी कुछ महसूस नहीं हो रहा। सुन के वो चीफ उल्टा और भी ताकीमुरा पे चिल्लाने लगता है तो उल्टा ताकीमुरा पहेलियों को फैलते हुए कहने लगता है और जज अ बुक बाय इट्स कवर, एक बार उसे मौका तो दो। ताकीमुरा भी बुड्ढे पे चिल्लाते हुए कहता है एक बार उसे आजमा के देख लो। चीफ कहता है ठीक है हम इसकी लड़ाई मियाडा से करवाएंगे। ताकीमुरा मियाडा का नाम सुन के कहने लगता है मियाडा से? मियाडा तो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो तो बचपन से प्रैक्टिस कर रहा है। हालांकि दूसरी ओर ईपो जिसने बॉक्सिंग एक बार भी नहीं लड़ी। इसके रिप्लाई में कहता है ताकीमुरा शायद से तुम भूल रहे हो बॉक्सिंग एक डेंजरस स्पोर्ट है, अगर बॉक्सिंग में कोई गलती हो जाए तो यहाँ तक तुम्हारी जान भी जा सकती है। सब सुनने के बाद ताकीमुरा भी अगले सी में ईपो को समझा रहा होता है कि तुम्हारा स्पारिंग मैच है, देखो भाई तुम्हें जीतने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें 3 राउंड तक सरवाइव करना है। ये सुन के ईपो काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है और वो कहता है मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में एक बच्चे को भी आज तक पंच नहीं मारा। मुरा भी उस पर गुस्सा होते हुए कहने लगता है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम बॉक्सिंग के लिए सीरियस हो, अब दिखाओ मुझे। ईपो बेचारे के पास कोई और चारा नहीं होता और यहाँ तक वो रिंग में भी पहुंच जाता है और रिंग के अंदर वो अपने अपोनेंट मियाटा को पाता है। ताकीमुरा ईपो को वार्न करने लगता है चाहे वो जरूर तुम्हारी उम्र का होगा 16 साल का, फिर तुम्हारे और उसमें फर्क किया कि उसका फादर एक फॉर्मल प्रो बॉक्सर रह चुका है। वो अपने बेटे को बचपन से ही ट्रेनिंग दे रहा है और वो भी काफी ज्यादा टफ। वो अब 17 साल का लड़का होता तो उसे लाइसेंस अब तक मिल चुका होता, उसकी एज की वजह से नहीं मिला, वरना है तो वो काफी ज्यादा टैलेंटफुल और एक स्किलफुल फाइटर। यहाँ तक तो ये कुछ प्रोफेशनल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ताकीमुरा ईपो को यही समझा रहा होता है तुम्हें सिर्फ सर्वाइव करना है ना कि जीतना है, मैं बस सिर्फ इतना दिखाना है कि तुम्हारे पास पोटेंशियल है, तुम भूखे हो और नंगे भी हो, तुमने सिर्फ ये बताना है कि तुम सीखने के लिए काफी ज्यादा लालची हो। हर जिस्म में जो जर्रे हैं जुनून के, वो जज्बा वो पोटेंशियल सब की सब इस मैच में बस शो करो। फिर कौन एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम मियाटा जैसे फाइटर को हराओ। कि ये सारी की सारी बातें ईपो को काफी ज्यादा मोटिवेट करने लगती है और उसे याद दिलाने लगती है अगर तुम सीरियस नहीं थे तो फिर तुमने ये कड़ी ट्रेनिंग क्यों की। अपने मन में सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि वो काफी ज्यादा सीरियस था और वो ये करके ही रहेगा। उसकी आंखों में हम वो खतरनाक सी लुक देख पाते हैं और इसी के साथ वो रिंग में एंटर करता है। बताने लगता है जो भी तुम लोगों में से 3 बार नॉकडाउन होगा वो आउट हो जाएगा और अगर
अगर इन तीनों नॉकडाउन में से वो किसी एक नॉकडाउन में भी 10 सेकंड से पहले उठ ना पाया, वो बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके साथ ही साथ ताकीमुरा ईपो को एडवाइस करता है कि पहले राउंड में तुमने सिर्फ अपने गार्ड को अप रखना है, अंदर रहो, और अगर तुम पहले राउंड में सरवाइव कर गए तो मैं फिर तुम्हें आगे बताऊंगा कि क्या करना है। बिल्कुल बस टर्टल की तरह अपनी गर्दन को महफूज रखना है। हम इसे नाम देंगे ऑपरेशन टर्टल। देखते देखते दोनों के बीच में बाउट शुरू होती है। अब मियाटा एक ग्रेट फुटवर्क से अपनी पूरी की पूरी गेम को स्टार्ट करता है। देख के चीफ बोलने लगता है, भाई बेल कब की बज चुकी है और इस गट्ठू बंदे को देखो कब से वहीं पे खड़ा है। जो देख के ताकीमुरा ईपो से कहने लगता है, वहां पे खड़े होके उसे पागलों की तरह घूरो मत। ये इसके कहने की देर होती है कि ईपो फनी वे में उस पर ट्वीट पड़ता है। देख के ताकीमुरा को भी अब थोड़ा सा अफसोस होने लगता है कि मुरा फिर उससे कहने लगता है, अरे पागल, तुझे मैंने टर्टल बनने के लिए कहा था। सुके ईपो टर्टल बनने की कोशिश तो करता है पर उल्टा अपने हाथ इस तरह से मुंह के सामने ले आता है कि उल्टा पागल ईपो भी ना देख पाता। देख के मियाटा फौरन से इस लम्बे से फायदा उठाते हुए उसके पेट में एक रख के लगाता है। ठीक अपने अगले पंच से उसको नॉकडाउन कर डालता है। उसको लगने लगता है कि अब जरूर ईपो तो उठ ही नहीं पाएगा। देख पाते हैं ताकीमुरा के बार बार कहने की वजह से ईपो थोड़ी सी हिम्मत करके 10 सेकंड से पहले उठ जाता है। देख के चीफ भी थोड़ा सा इंप्रेस होता है कि हाँ यार, एटलीस्ट उसके पास जज्बा तो है। इधर ही हम इसी जिम के दो मेंबर्स को आपस में बातें करते हुए देखते हैं। ओए, हमने आपस में लड़ना था, ये लोग क्यों लड़े? इस पर उसका दूसरा दोस्त बोलता है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, ये चीफ का फैसला है। ताकामुरा ईपो को समझाने लगता है, तुम टर्टल हो और अपने आप को टर्टल समझो। के साथ दोनों के बीच में दोबारा से फाइट यहाँ से कंटिन्यू होती है। इस बार ईपो वाकई में टर्टल की तरह रह के थोड़ा बहुत इस बार मियाटा के खिलाफ अच्छे से डिफेंड कर पा रहा होता है। यहीं पे वही दोनों जिम मेंबर्स आके बोलने लगते हैं ताकामुरा से, तो ये है वो नया बंदा जिसे तुम लेके आए हो, तो आखिर तुम इतना ज्यादा हाइप अप क्यों हो रहे हो? ईपो को यू डिफेंड करता देख के मियाटा सोचने लगता है, तो अच्छा ये वाकई में नूबड़ा है। इस अक्सर वही करता है जो किसे ताकामुरा बताता है। सोचते हुए मियाटा उसके फेस के बजाय उसके पेट में दोबारा से एक खतरनाक किस्म का पंच थ्रो करता है। बस इसी तरह एक और पंच लगा के वो ईपो को नॉकडाउन कर डालता है। अब देख के वही दोनों जिम मेंबर आपस में बातें करते हुए कहने लगते हैं, चलो ये तो क्या, अब हमारी बारी जल्दी आएगी। देख पाते हैं 10 सेकंड पूरे होने लगते हैं और ईपो अभी तक नहीं उठा होता। यही सब देख के ताकामुरा उस पर चिल्लाते हुए कहने लगता है, तो तुम झूठे थे, तुम शुरू से ही झूठ बोले थे, तुम सीरियस थे ही नहीं बॉक्सिंग के लिए। बोला आखिर तुमने शुरू में इतनी मेहनत ही क्यों की? ईपो का यहाँ पे सर चकरार होता है, पर इतना कुछ सुनने के बावजूद भी ईपो हिम्मत करके अब खड़ा हो जाता है अपने पैरों पे। तो उठता देख के चीफ, मियाटा और वो दोनों मेंबर्स भी हैरान हो जाते हैं। अगर एक नूबड़ा मियाटा के पंचेस को कैसे सह पा रहा है। ताकामुरा उससे दोबारा से समझाने लगता है, इसी तरह टर्टल बने रहो, फर्स्ट राउंड को हर हालत में सरवाइव करो। फाइट को कंटिन्यू किया जाता है और ईपो फिर से मार खाने लगता है। ताकामुरा उससे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अपने पैरों का इस्तेमाल करके वहां से हटो, फुटवर्क इडियट। ये उसके कहने की देर होती है कि वो एक ऐसी मुर्गी की तरह इधर उधर भागने लगता है जिसकी गर्दन कटी हो। ये देख के सारे के सारे लोग हंसने लगते हैं। ईपो को पिटता देख के ताकामुरा अपने दिल में शुक्र अदा करते हुए कहने लगता है, मियाटा ईपो को काफी हल्के में ले रहा है, अभी तक उसने अपने राइट हैंड का भी यूज नहीं किया। कि उसके राइट हैंड की पराश पंच आखिर बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो तो ये दिल में सोच रहा है कि इसी में पीछे दो खड़े जिम के मेंबर वो तेजी से ये कहने लगते हैं कि तुम अपना पराश पंच क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। उसके कहने की देर होती है कि मियाटा यहाँ पे ईपो के खिलाफ अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करता है। वो पंच इस कदर पावरफुल होता है कि वो ईपो को पूरे तरीके से अंदर से हिला के रख डालता है। मेरे भाई लोगों, यहाँ पे अब ताकामुरा भी अपनी सारी की सारी उम्मीदें खो बैठता है क्योंकि वो उसका बहुत पावरफुल वार था। देख पाते हैं ईपो जू ही जमीन पे गिरने लगता है कि अचानक से वो अपने आप को संभाल के पीछे हटता है। ये देख के मियाटा समेत सभी लोग वहीं पे चौंक जाते हैं कि मियाटा को तो पंच तो अच्छे बॉक्सर भी कभी कभार सह नहीं पाते। गुस्से में आके ईपो को नॉकआउट करने के लिए आगे बढ़ने ही लगता है कि इसी में बेल बजती है और पहला राउंड यहाँ पे ओवर हो जाता है। ताकामुरा की ये देख के जान में जान आती है कि उससे बेल ने बचा लिया। ये देख के परेशान हो रहे होते हैं कि मियाटा के खिलाफ बिना एक्सपीरियंस के उसने फर्स्ट राउंड आखिर कैसे सरवाइव किया। ताकामुरा ईपो को सेकंड राउंड के लिए रेडी करते हुए कहने लगता है, अरे वाह, उन बुली से मार खाने का तुम्हें कोई तो फायदा हुआ कि तुम्हें अब मार खाने की आदत हो चुकी है। ताकामुरा अब उसे बताने लगता है, अब तुम टर्टल के साथ ही साथ हमला भी करोगे, बच्चे किसी भी हालत में सेकंड राउंड को भी सरवाइव करो। ताकामुरा कहने लगता है, उन्हीं पंचेस का इस्तेमाल करो जिसके कारण तुम लीफ को पकड़ पा रहे थे, वो जैक्स, तुम्हारे खतरनाक जैक्स। तुम धीरे धीरे करके उसकी तरफ अपने कदम जमाओगे, अपने पैरों को स्लाइड करो और एजिस का इस्तेमाल करो, उसे कॉर्नर करने की कोशिश करो और अगर एक सुनहरा मौका मिले तो हमला कर डालो। अपने जैक्स की लिमिट तो पता है ना, तुमने लीफ को पकड़ा था, वही तुम्हारी लिमिट है। टाटा खुद को अंदर से कोस रहा होता है कि सेकंड राउंड शुरू हो गया है और मैं अभी तक एक नूबड़े को नॉकआउट नहीं कर पाया। मसला तो ये ताकामुरा उसका कॉर्नर मैन है और वो उसे समझा रहा है कि कैसे काउंटर करना है। सेकंड राउंड को यहाँ से कंटिन्यू किया जाता
जाता है। यहाँ पे ईपो धीरे धीरे फाइटिंग पोज लेके उसके करीब बढ़ा होता है। अब मियाटा अभी तक उसे थोड़ा हल्के में ले रहा होता है कि इसी में ईपो को एक सुनहरा मौका मिलता है। ईपो की जैग्स की रेंज में वो जू ही एंटर करता है, ईपो एक खतरनाक किस्म का जैग उस पे थ्रो करता है। बस वो पंच मियाटा के मुंह पे लगने को ही जा रहा होता है कि उसने एक हाथ से बड़ी करीबी से रोक लिया होता है। चीफ भी ये देख के हैरान हो जाता है कि उसका जैग आखिर इतना खतरनाक कैसा है। ईपो उस पे धीरे धीरे पंचेस मार के उसे पीछे धकेलना शुरू करता है। तभी ये देख के सोचने लगता है नुबड़े होने के नाते इसके जैग और इसके पंचेस काफी ज्यादा फास्ट है। पंचेस देख के यहाँ तक उन दोनों जिम मेंबर्स की भी बोलती बंद हो जाती है। यहाँ तक ईपो उससे कॉर्नर करने में भी कामयाब हो जाता है, पर इसके बावजूद भी वो अपना सुनहरा मौका मिस कर देता है। कुमुरा फिर उसके पास आके समझाने लगता है, अरे गद्दे, फिर तुम भूल भी कैसे सकते हो, मैंने तुम्हें पंचिंग बैग पे एक सख्त पंच मारना सिखाया था, क्या तुम भूल गए। ईपो भी समझ जाता है कि अगली बार उसे क्या करना होगा और फिर उस पे शुरुआत लगातार पंचे से करता है कि मारते मारते यहाँ तक ईपो थक भी जाता है। तब समझने लगता है कि वो तो एक नूबड़ा है और वो काफी बुरे तरीके से थक गया होगा। ये कहते हुए ये सोचते हुए मियाटा उस पे जू हमला करने को ही जा रहा होता है। इसके बावजूद भी ईपो थोड़ी सी हिम्मत करके दोबारा से जैगिंग्स पे रिलाई करता है। यहाँ तक उसका एक मामूली सा पंच मियाटा को लग जाता है। टका बैलेंस ब्रेक थ्रू होता है एक और खतरनाक हमले के साथ। यहाँ तक ईपो उसके गार्ड को भी तोड़ डालता है तो लिटरली पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ताकुमुरा चिल्लाते हुए कहने लगता है उसकी गांड फाड़ दे। बस ईपो का कलाबार उसे लगने को ही जा रहा होता है कि मियाटा वो भी कैसे ना कैसे करके डॉज कर ही लेता है। ठीक बात वो दोबारा से ईपो का मुंह तोड़ने को ही जा रहा होता है कि सेकंड राउंड यहाँ पे खत्म होता है। बेल बज जाती है। तो सब देखने के बाद चीफ ईपो से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। इसके बाद वो तो जिम के मेंबर्स भी ईपो की दाद देते हैं। ताकुमुरा फिर ईपो को समझाने लगता है, अब तक मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया वो तुमने इस राउंड में इस्तेमाल करना है। तुम अपने गार्ड को बरकरार रखते हुए उसके खिलाफ जाओगे। जब तुम रेंज में आ जाओ तो 1-2 पंचेस पे शिफ्ट हो जाना। याद रखो तुम्हारे 1-2 पंचेस को भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसी के साथ इनके बीच में राउंड 3 की शुरुआत होती है। तो जिम के मेंबर यही बात कर रहे होते हैं कि ये जो नया बंदा है इसका राइट पंच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम देख पाते हैं यहाँ पे पहली शुरुआत ईपो करता है वो अपने 1-2 पंचेस से, क्योंकि मियाटा डॉज तो कर लेता है लेकिन वो 1-2 पंचेस काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो लगातार उस पे 1-2 पंचेस बरसाता रहता है। बाकी जिम के मेंबर्स भी ये देख के हैरान हो रहे होते हैं कि ईपो नाम का शख्स वाकई में काफी ज्यादा तगड़ा है। मियाटा उसके पंचेस को डॉज करते हुए बस उसकी चिंग के नीचे एक हल्की सी हिट ही लगाता है। ईपो का पूरा शरीर यहाँ पे बंद हो जाता है। इसी तरह ईपो जमीन के बल गिर जाता है। अब ये मूव मैंने तुम लोगों को बाकी में काफी बार बताया भी हुआ है बॉक्सिंग में। पे हमला करने से पूरा का पूरा ब्रेन शट डाउन हो जाता है। इस बात पर चीफ भी कह रहा होता है उस बच्चे का तो दिमाग अब पूरे तरीके से काम उठा होगा। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन उसका ब्रेन सही से फंक्शन नहीं कर रहा होता, जिस वजह से वो दोबारा से गिर जाता है। पर इसी में ईपो सबको हैरान कर डालता है। ईपो अपने पैरों को ही मुक्का मारने लगता है और पंचेस मारने की वजह से उसका ब्रेन उसके पैरों को फील कर पाता है। के चलते कैसे ना कैसे करके ईपो बड़ी हिम्मत करके अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। देख के एक बार फिर से सभी लोग बस देखते रह जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता कि ऐसा शख्स जिसने कभी बॉक्सिंग खेली ही नहीं फिर भी वो मियाटा जैसे के आगे दोबारा से कदम जमा के खड़ा हो गया। मियाटा गुस्से में आके उसे दोबारा से नॉकआउट करता है कि ईपो दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा होता है। के साथ ही साथ चीफ ये भी नोटिस करता है कि ईपो की पंचेस अभी भी काफी ज्यादा शार्प और स्ट्रॉन्ग है, और इसके बावजूद भी वो मियाटा जैसे फाइटर को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाता, उल्टा डैमेज लेता रहता। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि मियाटा जैसे के पंचेस को वो कैसे सह पा रहा है। ईपो के लिए दुख भी होने लगता है, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा बढ़ के वो हैरान हो रहे होते ईपो की पावर देख के भी। मियाटा तंग रह के उसे मारता चला जाता। ईपो भी कसम खा के बैठा होता है कि वो बॉक्सर बन के रहेगा और अपने वादे को पूरा करेगा। तब तक वो जू गिर होता है। एक बार फिर से वो अपने आप को संभालते हुए मियाटा पे एक खतरनाक किस्म का हमला करता है, पर मियाटा काफी स्किलफुल होने की वजह से दोबारा से डॉज कर लेता है। मियाटा एक और इसके बाद खतरनाक सा पंच ईपो के मुंह पे थ्रो करता है और उसे दोबारा से नॉकडाउन कर डालता है। फिर आखिर ईपो बस यहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। आखिरी सीन में हम देख पाते हैं चीफ ईपो की दाद देते हुए मैनेजर से कहने लगता है, फिर कितना वक्त हो चुका है कि हमारे जिम में ईपो जैसा फाइटर आया ही नहीं। बच्चे के जिस्म में काफी ढेर सारा टैलेंट छुपा पड़ा है, पर जो सबसे ज्यादा इसकी खास बात है उसका फाइटिंग स्पिरिट, वो भड़कते हुए शोले, वो जुनून, वो जज्बा। मैं इसे 3 महीने इतनी टफ ट्रेनिंग दूंगा कि ये बच्चा 3 महीने में मियाटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉक्सर खिलाएगा। इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।